हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की हम वीडियो के अंदर बात करेंगे ईवीएस पेपर 1 की है और ये है महा मैराथन क्लासेस पार्ट 1 है और ये सीटें जुलाई 2025 में हमारा होने वाला है। उसके परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो बना रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मेरे चैनल का नाम है साइंस इंस्टीट्यूट अविनाश सर। और आज ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन कुल हैं। तो आप लोग को इस क्लास से आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगी और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखिए, आप लोगों को पेपर 1 की जो ईवीएस है इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आप लोग सेशन के अंत तक बने रहे और जो भी क्लास आप लोग देख रहे हैं तो कंटिन्यू शुरू से लेके अंत तक आप लोग क्लास को कंटिन्यू देखा कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन के पर चलते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। एक शिक्षिका है ईवीएस की, वो ईवीएस शिक्षण के लिए अपने जो उसके स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, उसके साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनिक संप्रेषण करना चाहते हैं यानी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो वो किसका सबसे अच्छा चुनेगी। तो फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। उसके बाद तीसरा है त्वरित संदेश, ब्लॉग या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र और फ़ोन कॉल। तो बच्चे को कम्युनिकेशन यानी बच्चे का संप्रेषण यानी बच्चा जिसमें ज़्यादा बोलेगा तो उसकी उतने ही कम्युनिकेशन जो स्किल है उसका विकास होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए, जो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या ऑनलाइन चैट सत्र है या फ़ोन कॉल है, तो यहाँ पे बच्चा ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में से एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा। यानी थीम यानी भोजन किसको पूरा करेगा, तो कृषि फार्म को या जंगल को या दुकानदार या किसान। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि फर्म। क्या होगा इसका आंसर, कृषि फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी यहाँ से जो ये प्रोत्साहित यानी यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव। बच्चे को हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। तो हम इसमें पॉजिटिव खोजेंगे। तो इसमें देखिए, जब खोजपूर्ण प्रश्न है, बच्चा यहाँ ज़्यादा एक्टिव है कि कंडीशनिंग में है कि परीक्षण और त्रुटि या चेनिंग। तो यहाँ पे देखिए, एक शिक्षण के दौरान शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वो होता है खोजपूर्ण प्रश्न यानी डिस्कवरी जो क्वेश्चन होते हैं। तो उससे बच्चा क्या करेगा, उसे जल्दी सीखेगा और प्रोत्साहित करेगा बच्चे को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करते हैं और निम्नलिखित में से कौन सी इसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। तो घुमंतु परिवार, पहला घुमंतु परिवार या परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त या परिवार एक परिवार के भीतर संबंध या परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति और इकाई के रूप में। तो जो अनीता क्या कर रही है, परिवार को थीम पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवा में पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणा को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करते हैं। जो उसकी ईवीएस की जो विभिन्न अवधारणा को समझाने के लिए क्या हुआ है, जो प्राइमरी कक्षा है उसमें कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे भी कविता और कहानियों को सुन के ज़्यादा सीखते हैं। उनके द्वारा कहानी और कविताओं का प्रयोग सबसे उपयुक्त तर्क हैं। तो ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। उसके बाद हमारा है दूसरा कि विद्यार्थियों को अपने कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए
प्रोत्साहित करना। बच्चे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कविता और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित। एक क्लास का बच्चा है तो उसमें लिखने के लिए प्रोत्साहित। उसके बाद है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। उसके बाद चौथा है हमारा कि पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो देखिए प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उसमें क्या करेंगे हम, जब बच्चा सुखद और दिलचस्प, यानी जितना हम बच्चे को सुखद और आनंद या दिलचस्प बनाएंगे तो उससे बच्चा हमारा क्या करेगा, उसे हमारा सीखेगा ज़्यादा। तो ये हमारा ट्री है। तो देखिए पहला तो हमारा ट्री हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों को अपने कविताओं कहानियों के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक देना। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन को हम किस प्रकार से छाप सकते हैं। पहला हमारा बी और सी है, जिसमें ट्री आएगा तो वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा। बी और सी है तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। उसका दूसरा है ए और बी, तो इसमें ट्री नहीं आ रहा है तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी चला जाएगा। उसके बाद है ए, सी और ट्री। तो हम सबसे पहले ए को भी देख सकते हैं कि ए जो हमारा पहला है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना, यानी ये जो हमारा है ये निगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। तो हमारा पहला नहीं होगा, तो हमारे पास बच गया बी, सी और डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों को मॉड्यूल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार कराना। ये हैं तो ईवीएस की बातें हो रही है। उसके बाद विषय की मूल अवधारणा को गहन समझ विकसित करना, बच्चों को क्या है गहन समझ विकसित करना। उसके बाद शिक्षार्थियों को अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो देखिए जहाँ पे बच्चे एनसीएफ हमारा एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, यानी तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। आप लोग एनसीएफ 2005 पर है, मेरा एक वीडियो है एनसीएफ का, उसमें से देख लीजिएगा, आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो एनसीएफ 2005 और बच्चे जिसमें ज़्यादा एक्टिव है और बच्चे जहाँ पे खेल यानी बच्चे को जहाँ पे आनंद आ रहा है वही हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद है एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करते हैं जिसमें एक कंटेनर पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पे तैरता है। विद्यार्थियों के पूछताछ के लिए कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो हमारा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर सम निष्कर्ष निकाल दे। नहीं, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है नहीं, अभी तो प्राइमरी क्लास के बच्चे ही हैं। आप उच्च कक्षाओं में ही सही कारण सीखेंगे। हम बच्चे से ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप जो उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो इसका सही कारण सीखेंगे। उसके बाद हमारा है कि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग कर और उसका अवलोकन करेंगे। जब बच्चा ऑब्जर्व करेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ईवीएस का कथन ए है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा कारण है आर कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना है। तो हमारा जो पहला है कि गलत है, ये जो पहला है ये पहला ऑप्शन क्या है गलत है परंतु आर सही है। उसके बाद दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। उसके बाद तीसरा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। चौथा है सही है परंतु आर ये गलत है। तो देखिए जो हमारा कथन आ रहा है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के लिए माध्यम से ईवीएस के सीखने के कारण परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। तो ये जो हमारा आर है और उसके बाद जो ए है ये दोनों क्या है, ये दोनों सही है, दोनों सही है और ए आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और जो लोग भी नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने जो भी आपको क्लास आए वो समय से आपको मिलता जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पे नहीं, उसकी लंबाई और उसका उद्देश्य से नहीं। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, या प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री। बच्चों को अंक से नहीं, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक नहीं, बच्चे को कभी भी उसको मार्क्स से उसको जजमेंट नहीं करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामग्री यानी कवरेज और उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो देखिए जहाँ पे नहीं है उस क्वेश्चन को हमें देख लेना है, यानी निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव का आंसर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो चलिए, पहला है कि अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, तो ये तो बच्चे के लिए पॉजिटिव है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेल नियमों का अवलोकन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है कि देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और सामाजिक प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव नहीं, हमें इस सब में भेदभाव नहीं करना, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शित करता है? लिंग पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस, यानी तो जेंडर बायस क्या है? किसी एक तरफ झुकना, वो क्या है? लिंग पूर्वाग्रह, यानी या जो पुरानी परंपराओं से चलता आ रहा है उसे हम लिंग पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि महिलाओं क्या है? पुरुषों से कमजोर होती है, तो वो हमारा लिंग पूर्वाग्रह यानी लिंग रूढ़िवादिता हो जाता है, यानी किसी एक तरफ झुकना नहीं है, हमें दोनों को समान समझना है, समान शिक्षा देना है। तो पहला हमारा है कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। दूसरा है लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़के और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेले। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, ये सबके लिए शिक्षा देगी, तो ये लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। उसके बाद लड़के तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो ये किस तरफ झुका गया? एक तरफ, तो किसी एक तरफ झुकना क्या है? लिंग पूर्वाग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और लिंग पूर्वाग्रह का मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और आप लोग देखेंगे। उसके बाद आपको कोई भी जेंडर बायस या जेंडर स्टीरियोटाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा एक क्लास है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो क्लास जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस, और इंस्टीट्यूट क्या करता है कि बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करता है। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थों का उपयोग होता है? सौर सेल के निर्माण में तो इसमें लेड, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन, तो ये किस में होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का किसका यूज होता है? तो सिलिकॉन का था। राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है? यानी सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। किसी एक तरफ झुकना लिंग रूढ़िवादिता होता है, तो हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसला बनाता है और मादा चिड़िया उनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनते हैं। ये कौन सी चिड़िया है? तो देखिए मैं यानी कोई नर पक्षी है, क्या कहता है कि बहुत सारा सुंदर क्या अपना घोंसला बनाता है, और जो मादा पक्षी है वो क्या कहती है कि उसमें से जो सबसे अच्छा घोंसला उसमें दिखता है उसमें क्या कहते हैं? वो अंडे देते हैं। यानी हम बताए थे कि उसका एक सोमवार होता है, तो वो क्या होता है? तो वो कौन सा है? तो वो होता है बाया जुल्हा यानी चिड़िया। कौन होगा? इसका राइट आंसर पहला होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी विशिष्ट भूमिकाओं में बांटे हुए हैं? यानी जो ग्रुप में रहते हैं, जो कीट समूह में रहते हैं। तो देखिए समूह में रहने वाले मधुमक्खी है, चींटी है, मकई है। मधुमक्खी समूह में रहती है, चींटी समूह में रहती है, मकई लेकिन समूह में नहीं रहती, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यह रहता है समूह में दीमक भी और चींटियाँ भी।
तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चींटी, मच्छर, मकड़ी, देखिए यहाँ पे मकड़ी समूह में नहीं रहती हैं। मधुमक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। मक्खी क्या करते हैं, मक्खी समूह में रहती हैं, दीमक समूह में रहता है, और उसके बाद मधुमक्खी। तो इसका राइट आंसर ततैया, दीमक, चींटी। ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसका मैं भी क्लास बना चुका हूँ। उसके बाद है फूलों की पहचान। फूलों की पहचान कैसे होती है? फूलों की पहचान बताइए कि केवल रात में ही खिलते हैं, औषधि बनाने में काम लाया जाता है, रंगाई करने के काम में लाया जाता है, या पूरे वर्ष भर खिलता है? तो फूलों की पहचान क्या होती है? फूलों की पहचान केवल रात में ही खिलता है? नहीं, फूल दिन में भी खिलते हैं। तो अब ये गलत हो जाएगा। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, हाँ, फूल क्या है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, और पूरे वर्ष भर खिलते रहते हैं। तो देखिए जो फूल है, फूल ये क्या होता है, ये औषधि बनाने के काम में आता है। तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद पूरे वर्ष खिलता है, कौन सा फूल पूरे वर्ष खिलता है? जो गुड़हल है, जो गेंदा है, या रात की रानी, हिबिस्कस, गेंद, या गुलाब, या चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। चौथा है बीकी, धतूरा, गुलाब और गुलदाउदी। तो कौन सा फूल है जो पूरे वर्ष खिलता है, यानी केवल रात में ही खिलता है? अच्छा, इसका क्वेश्चन ये हो गया। सॉरी, इसका देखिए, इसका जो है कि फूलों की पहचान है, रात में खिलते हैं, औषधि बनाने के काम आता है, उसके बाद रंगाई के काम में लाया जाता है, या पूरे वर्ष खिलता है, या गुड़हल। इसमें से है, इस चारों में से कौन कौन सा ऐसा फूल है जो रात में खिलता है, औषधि बनाने का काम आता है, रंगाई के काम आता है, या पूरे वर्ष भर खिलता है? तो देखिए, जो गुड़हल है, गेंदा है, गुलाब है, धतूरल है, या रात की रानी है। रात की रानी रात में खिलती हैं, और इसका ये पूरे वर्ष भी खिलती हैं, और उसके बाद ये औषधि बनाने के काम भी आता है, और गेंदा और गुलाब भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। देखिए, फिर दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है कि सौर सेल का निर्माण किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो सिलिकॉन से होता है। उसके बाद नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच की रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। यानी नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चे की खून की जांच हुई है। उसके बाद है कि अमन का है 8 ग्राम, राधिका का है 10 ग्राम, और इसके बाद सुजीत का है और मारिया का है। तो देखिए, 5 साल का बच्चा है तो उसकी एज कितनी होगी? 11 से 12 साल उसकी एज होगी। तो देखिए, यानी लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी अनीमिया है। किन बच्चे में अनीमिया है, यानी खून की कमी से जो अनीमिया होती है, तो जिसका हीमोग्लोबिन का स्तर जो कम होगा तो उसमें क्या होगा? एनीमिया होगी। तो देखिए, अमन यानी अमन, राधिका, सुजीत, मरिया। तो इसमें से जो इसका है, जिसका 14 से नीचे आता है उसको हम हीमोग्लोबिन, तो सुजीत का जो है ना ये 14 है, तो ये सही है। तो इस आधार पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 होगा कि अमन, राधिका और मारिया। अमन का 14 से कम है, राधिका भी कम है, और मारिया का भी कम है। तो इसलिए ये 3 बच्चों का क्या है? अल्पलता यानी एनीमिया है। उसके बाद मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ध्यान से रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। इसमें सही नहीं पूछा है, गलत। तो ये तो सही है कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें रानी मक्खी ही अंडा देती है। उसके बाद दूसरा है कि श्रमिक मक्खियाँ काम करने वाली नर मक्खी होती हैं। जो काम करते हैं उसमें जो काम करते हैं उसमें कौन सी मक्खी? नर मक्खी। उसके बाद छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो देखिए, जो हमारा पहला है कि रानी मक्खी अंडे देती है, ये तो सही है। और छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। और छत्ते में केवल एक ही रानी होती है, ये भी सही है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी श्रमिक मक्खियाँ काम करने वाली नर मक्खी होती हैं। नर मक्खी का ज़्यादा काम नहीं होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावरियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। तो ये जल संरक्षण की परंपरा का व्यवस्था है। बावरियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। नहीं, बावरियों को जल पीने के उपयोग में लाया जाता है।
तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका दूसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है और ये सुरंग किन पहाड़ियों में है। यानी एक रेलगाड़ी है अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम, यानी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम यानी केरल की ओर वो जा रही है, तो उसमें कौन सी सुरंग से गुजरेगी, तो वो पश्चिमी घाट का जो सुरंग है वो उससे गुजरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। बोले है ना, मेरा हाथी का भी ये क्लास हो चुका है और वो मतलब हमको नहीं लगता है कि उस क्लास से एक भी बाहरी क्वेश्चन आएगा। तो हाथियों के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है और हाथियों के बारे में सही पूछा है। तो देखिए हाथियों में झुंड केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। हाँ, हाथी के जो झुंड होता है उसमें केवल मादा और बच्चे हाथी होते हैं। उसके बाद नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो देखिए पहला है कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो पहला देखिए, पहला तो सही है कि हाथियों के झुंड में केवल मादा और हाथी बच्चे हाथी होते हैं, ये तो सही है। लेकिन नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ये कथन भी सही है। लेकिन ये जो इसका ए और आर दोनों ही सही व्याख्या नहीं है, इसकी सही व्याख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया की आँखों के बारे में कौन सा कथन सही है। चिड़िया की आँख के बारे में तो कथन 1 है कि सभी चिड़िया के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। जो भी पक्षी होती है उसकी सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। उसके बाद कथन दूसरा है कि चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय में केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जो है ये कथन ए और कथन 2 गलत हैं। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। और बोला कि कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं। उसके बाद चौथा है कि कथन ए और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो देखिए चिड़िया 2 भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि बाधित नहीं कर पाती है, ये तो कर पाती है, तो ये कथन गलत है। तो ये गलत है। उसके बाद सभी चिड़िया के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, नहीं, तो ये भी कथन गलत है। तो जो इसका राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे 60 से किसके कितने सही हुए। उसके बाद हमारा है कि बाघों टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। अंधेरे में बाघ टाइगर क्या करते हैं, अंधेरे में भी देख लेते हैं। तो उसमें संवेदनशील गुलमुच्छे या विभिन्न दिशाओं में कानों की गति या जोर की गर्जना या सुनने का तीव्र आवाज़। तो जो बाघ हैं क्या करते हैं, उसके जो मूछें होती है उससे क्या करता है, वो भांप लेता है कि शिकार है या पत्ते से हवा से पत्ते हिल रहा है, तो ये सही है। उसके बाद विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, वो उसके कान से भी वो पता कर लेते हैं। उसके बाद सुनने की तीव्र आभास भी होती है। तो जो उसकी जो जोर की जो गर्जना होती है उससे अंधेरे में आगे बढ़ना और शिकार खोजने में मदद कैसे करेगी, जब वो जोर से गरजेगा ही तो। उसके बाद हमारा है 25 क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए। जिम कार्बेट असम में है, जिम कार्बेट किस में है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस में है, रणथंभौर अभ्यारण्य किस में है, गिर किस में है। तो देखिए जब भी अगर मिलान वाला क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसमें से कम अगर 2 भी ऑप्शन आपको याद हैं तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए जिम कार्बेट कहाँ है, इसका तो सब आप लोग जानते हैं। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। तो देखिए पहला का दूसरा हो जाएगा, पहला का दूसरा। अब आप लोग इसमें मिलाइए कि पहला का तीसरा है, तो हमारा जो ये ऑप्शन है ए में, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा है ए में दूसरा, तो चलिए ए में भी दूसरा हो गया, तो हम लोग हमारा दूसरा में है। उसके बाद तीसरा में है ए का चौथा, 4 में है ए का पहला। तो हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लिए।
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उत्तराखंड में है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है, काजीरंगा असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद गिर कहाँ पे है, गिर हमारा, गिर कहाँ पे है, रणथंभौर और गिर। तो देखिए जो हमारा सी है वो हमारे यानी 4 यानी राजस्थान में, रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। गिर कहाँ है, तो गुजरात में है। तो इसमें मिला लीजिए, ये हमारा राइट आंसर हो गया। और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से जो पार्क है, जो अभ्यारण्य है, इसका मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो लोग आपको 6 जुलाई में वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परियोजना मिशन गंगाजल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है, मिशन गंगाजल को न। तो उसके बाद जल शक्ति नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, या नमामि गंगे जमुना एक्शन प्लान। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा तीसरा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या गंगा एक्शन प्लान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध होते हैं। किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, अंडे, दाल, मछली। तो देखिए सबसे ज़्यादा अंडे में होता है प्रोटीन, फिर दाल में होता है, फिर मछली में होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युगल चुनिए जो हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलके बना है। कौन सा ऐसा जो है जिसमें हमारा देश और राज्य दोनों से, राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम एवं झारखंड, बिहार एवं नागालैंड। तो ये हमारा, उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। ये क्या है, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर आते हैं तो वो किस उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हैं। जो भी शिक्षक है अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वो किस उद्देश्य के लिए आते हैं। तो बच्चों को जानवरों के संरक्षण के लिए प्रति संवेदनशील बनाना, या बच्चे को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, या वास्तविक जीवन को परिस्थिति और कक्षा विद्यार्थियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा तीसरा हो जाएगा कि जब बच्चा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से और कक्षा विद्यार्थियों के बीच में परस्पर संबंध को स्थापित करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, डिस्कवरी क्वेश्चन पूछता है रमेश, और उपयुक्त उद्देश्य से विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा विकास का नहीं है, नहीं पूछ दिया है तो इसका निगेटिव हो जाएगा। तो प्रदर्शन कौशल है, अवलोकन कौशल है, रचनात्मक कौशल है कि श्रवण कौशल है। तो अवलोकन है ही, श्रवण कौशल है, रचनात्मक कौशल है, इसमें पूछा है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा यानी प्रदर्शन कौशल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे कुल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलिए हम अपने 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण हैं। तो हमारा है सृजन, चयन, भाषण एवं लेखन। अब उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें से सही विकल्प चुनिए, ए और बी, सी और डी, ए और टी और बी और डी। तो इसमें कह रहा है कि तो हमारा पहला सृजन और चयन। तो हमारा जो इसका भाषण है और लेखन है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ए और बी। तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा, ए और बी, सृजन और चयन। उसके बाद हमारा 32 क्वेश्चन, एक ईवीएस के शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, एक ईवीएस के शिक्षक को कैसी भाषा होनी चाहिए। तो औपचारिक एवं परिभाषिक पर बल देने वाली होनी चाहिए,
हमें परिभाषा पर बल नहीं देना है। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, नहीं बच्चे के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। बच्चे के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होने चाहिए। हाँ, इसका राइट आंसर 3 होगा। प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या है, तीसरा है कि बच्चे की जो दैनिक है, यानी जो बच्चे की जो रोजमर्रा की जो ज़िंदगी है उसके उससे उस भाषा को संबंधित होना चाहिए। यानी बच्चे को मातृभाषा से स्कूल की भाषा में ज्ञान देना है। बच्चे की शिक्षा किस में चाहिए, तो मातृभाषा में। उसके बाद है आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है, क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों के शिक्षा अधिक्रिया प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ही हो जाएगा कि इसमें सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। जहाँ पे बच्चा एक्टिव रहेगा वहाँ पे उसकी जितनी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहेगी वो उतना ही अच्छा सीखेगा। उसके बाद है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्र और चित्रों की रूपरेखा को बनाना और अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना या विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति के सैर पर ले जाना। तो इसमें बोला कि शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण यानी सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी यहाँ पे निगेटिव की बात कर रहा है। तो जो हमारा सजा देना है, जो दंड देना है, ये क्या है, ये हमारा न्यूनतम हो गया, यानी सबसे कम हो गया, यानी निगेटिव हो गया। तो हमारा ये निगेटिव का भाई निगेटिव, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने को उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता का विकसित करना, या विद्यार्थियों के मन में भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। नहीं, स्वयं को आनंदित नहीं करना है, बच्चे को करना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पे जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा वो 2 होगा कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना है, क्योंकि अगर विद्यार्थी जितना तर्क करेगा उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा। तो हमें बच्चों को किस पे जोर देना है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा वो तर्क करे। ये नहीं कि बच्चा आया पूछने तर्क करने लगा तो हम उसको डांट कर उसे भगा देंगे, नहीं। हमें बच्चे को जितना वो तर्क करेगा हमें बच्चे को उतना ही सहयोग करना है और उसको अच्छा शिक्षा देना है। बच्चे को मानना है कि बच्चा हमारा एक्टिव है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी बच्चा जब प्रश्न पूछ रहा है तो क्योंकि विद्यार्थियों की जिज्ञासा के लिए, विद्यार्थियों के समझ में अंतर, शिक्षक की क्षमता के लिए। तो यहाँ पे शिक्षक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है। तो ये जो ए और बी है वो सही होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। बच्चा जिज्ञासु है और वो समझ के अंतर, विद्यार्थियों की समझ में वो अंतर कर पा रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन चुनिए, यानी निगेटिव चुनना है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। तो देखिए, ईवीएस एक अंतर विषयक विषय है, ये सही है। ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी सही है। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, नहीं। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा गणित के माध्यम से होनी चाहिए, ये भी सही है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है कि ईवीएस की मुख्यतः जैव विविधता को अध्ययन से जुड़े होने चाहिए। जो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो हमें गलत ही चुनना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षाओं के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए कि आप एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, अपने कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं। उन्हें कई अवधारणा को लिखने के लिए देंगे, उन्हें पहली पंक्ति में बिठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, या उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। तो देखिए, कई अवधारणा लिखने के लिए नहीं देना है, पहली पंक्ति में बिठाकर लगातार प्रदर्शन भी नहीं करना है। उसके बाद हम चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना, नहीं। अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए नहीं। इससे हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। हाँ, तो हमें बच्चों की कमियों को खोजना है और फिर उसके सुधार करना है, यानी पहले उसको निदान, उसके बाद उपचार। उसके बाद हमारा 39 है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक हैं, अनौपचारिक हैं,
औपचारिक अनौपचारिक दोनों है या विद्यालय शिक्षा है। तो जो इसका जो राइट है वो 3 है कि औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। उसके बाद है विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जो डालते हैं, यानी जब विद्यार्थियों में क्या, विद्यार्थियों में समझ यानी विद्यार्थियों में अंडरस्टैंडिंग कब विकसित होती है, जब शिक्षक किस पर जोर देते हैं, संवाद पर यानी डायलॉग पर या लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर। बच्चों को परीक्षा तो देना ही, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिस्पर्धा भी नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक तो गलत है। तो जो इसका राइट आंसर है वो संवाद है, यानी बच्चा डायलॉग यानी जितना वो बोल सके। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 क्वेश्चन है 41, उपख्यातनात्मक अभिलेख में क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, यानी गलत। उसके बाद समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णयात्मक होना या बच्चों की ताकत और कमजोरी को पहचानना। उसके बाद हमारा इसमें से युग्म है कि ए और बी है, सी और टी, बी और सी और बी और टी। तो जो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए और बी, यानी जो बच्चों की जो उपख्यानात्मक अभिलेखन में कौन सा नहीं होना चाहिए, तो समस्याओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसके बाद निर्णयात्मक नहीं होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए और बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक पर चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती हैं। कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि जो घर की जो मक्खियाँ होती है वो क्या करती हैं, वो बीमारी फैलाती हैं। तो चर्चा के लिए उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा, अखबार हो सकता है कि फ्लैश कार्ड्स होता है कि स्लोगन्स हो सकता है या पोस्टर्स हो सकता है। तो उससे सबसे अच्छा क्या होगा, तो न्यूज़पेपर यानी अखबार होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों के खेल के मैदान में ले जाती हैं और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती हैं। मीनू उस पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार्ड को देखकर विद्यार्थियों को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में अधिकतम शामिल करने में कौन सा ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही हैं। क्या कर रही हैं कि खेल खेल में पाठ पढ़ा रही हैं और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिला रही हैं। तो उस पाठ को अलग अलग खेल के लिए चित्रकार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो ये सरिता यानी मीनू, उसके बाद परिस्थितियों पर निर्भर करता है या दोनों सरिता और मीनू, यानी इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कौन करी है, तो इसमें सबसे कौन सा करी है, तो ये सरिता करी है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद किसी परितंत्र में निहित है, किसी परितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, जहाँ पे केवल हैं हम बोले हैं कि वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, ये भी गलत। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। उसके बाद एक क्षेत्र के अवघटक और भौतिक कारक। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है तीसरा है कि एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों। उसके बाद हमारा 45 यानी ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, यानी जो ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है, जो क्षय हो रहा है, तो उसको नियंत्रण करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, तो उस पर हस्ताक्षर किया गया। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्योटो संलेख या मॉन्ट्रियल संलेख या दोहा संधि या पेरिस संधि। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है मॉन्ट्रियल संलेख। तो हमने इसके लिए ओजोन परत के लिए भी ये क्लास हम आप लोगों को बना दिए हैं। ओजोन परत है वो क्षय होते जा रहे हैं, और जो ओजोन परत किसके लिए है, तो ओजोन परत जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं उसको रोकने का वो काम करता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण लोग फसल पकाने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं और साथ ही में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं और इस नृत्य में बांस की टंडी लेकर दो लोग की जो ज़मीन पर आमने सामने बैठती हैं
और ढोल की ताल पर लोग बांस की टुंडियों को जमीन पर पीटते हैं और बांस की टुंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्रामीण लोग फसल पकने के बाद त्यौहार मनाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में नाचते हैं, गाते हैं और क्या कहते हैं कि बांस की टुंडी लेकर वो आपस में नाचते भी हैं और ताल पर लोग बांस की टुंडियों के ज़मीन पर पीटते हैं। तो वो हमारा मिजोरम है या झारखंड है या असम है या छत्तीसगढ़ है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? मिजोरम। मिजोरम के लोग ऐसा कहते हैं। मिजोरम में झूम की खेती होती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी से तो क्वेश्चन आता ही आता है। ये खेजड़ी वृक्ष आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। तो देखिए खेजड़ी वृक्ष के दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए जो राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ पे खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। इससे बहने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ इससे पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है और इसकी छाल से दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष में पानी नहीं आता है। तो ये जो ए और बी और जो सी हैं ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेगिस्तान में पाया जाता है। इसके बहने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी कीड़ा भी नहीं लगते हैं और इसके तने में पानी एकत्र होता है। ये गलत है। और यह वृक्ष छायादार नहीं है। नहीं, ये वृक्ष छायादार होता है क्योंकि राजस्थान में आपको खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष कहाँ हैं? राजस्थान में हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के समूह है? यानी मोम, कोलातार और ग्रीस, पेंट, प्लास्टिक, रेयन, एलपीजी, कोलातार एवं एथेनॉल, किरोसिन, डीजल और मीथेन। तो देखिए जो इसमें है मोम है, कोलातार है और ग्रीस है। ये किसका है? तो ये पेट्रोलियम उत्पाद के समूह है। तो इसका राइट आंसर हमारा एक हो जाएगा, पहला का एक। उसके बाद है 49 है कि एक एडवोकेट का घर एक्स पर है और कोर्ट वाई पर है। कहाँ है? एक्स पे उसका घर है, उसका घर एक्स पे है और जो उसका कोर्ट है कहाँ है? कोर्ट वो वाई पे है और वो अपने घर के से कोर्ट जाने के लिए कई सीधी सड़कें नहीं है। अतः एडवोकेट पहले ए पर जाता है और एक्स के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर वह बी पर जाते हैं और जो ए के ठीक दक्षिण में 500 मीटर की दूरी पर हैं फिर वह सी पर पहुंच जाते हैं। जो बी के ठीक पश्चिम में 500 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह वाई पर कोर्ट पहुंचते हैं। तो सी के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पे है। तो कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा है, यानी उनके सापेक्ष उनके घर की दिशा क्या है? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को ऐसे बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि मैं इसको नहीं बना इस पे अच्छे से मैं लिख नहीं सकता। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को एक अगली वीडियो में ऐसा जो क्वेश्चन आता है, जो भी ईवीएस का जो भी ऐसे मैथ जैसा जो भी क्वेश्चन आता है ये बहुत इजी होता है, तो मैं उसके लिए आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि इस पर हमें लिखने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है और इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, या पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होनी चाहिए। चौथा है कि पाठ्य पुस्तक बल उन्मुख होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इससे क्या करा, इससे रहित, इससे बचाव होना चाहिए, उससे किसी भी रूढ़िवादिता से नहीं, लिंग से, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर ये सब रूढ़िवादिता हमको नहीं दिखाना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का
चयन कीजिए। जैसे कथन हमारा ये है, कथन ये है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण कह रहा है आर, विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो पहला है कि ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा कहना है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है, तो ये भी हमारा क्या है, ये सही है, पहला सही है। आर क्या है कि विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों के विद्यार्थियों के लिए आसान है, ये भी सही है। लेकिन जो आर हैं वो ए की, जो ये आर है ना, वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और आप लोग क्लास के सेशन के अंत तक बने रहे। आप लोग इस क्वेश्चन को एक भी स्किप मत कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन क्या पता आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही कीमती है। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और कोई भी एकदम ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए और आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी कितने में से कितने सही हुए। उसके बाद देखिए आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। यानी ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है। तो ग्लोब से नक्शा पढ़ाते हैं, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना नहीं, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना और एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भाग का चित्र बनाना नहीं। ईवीएस के है और ईवीएस में क्या है, प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं। तो प्राइमरी क्लास के बच्चे को आप लोग ग्लोब के नक्शा से नहीं पढ़ा सकते हैं, विभिन्न देश के सिक्के भी एकत्रित नहीं कर सकते हैं और एक चार्ट पे क्या कहते हैं कि विभिन्न पौधों के भागों का चित्र भी नहीं। उसमें क्या करेंगे कि हम उपलब्ध जो भी हमारे पास जो भी उपलब्ध सामग्री है उससे ईवीएस किट को क्या करेंगे, विकसित करेंगे ताकि ज़्यादा उसमें खर्च भी ना लगे। तो हमारा राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। क्या है रचनात्मक आकलन? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और सीखने के बारे में आकलन। तो ईवीएस के लिए जो रचनात्मक आकलन है वो क्या है, वो है हमारा सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो ए और सी हमारा सही है। तो ए और सी किस में है, पहला दूसरा तीसरा में है। ए और सी किस में है, हमारा 3 में है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन हमारा ये है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण आर कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की यादाश्त को बढ़ावा देता है। यानी कह रहा है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण, जो ईवीएस में जो क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है या क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटनाओं और स्थानों की यादाश्त को बढ़ावा देता है। तो पहला है कि ए गलत है परंतु आर सही है। उसके बाद ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावित शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। तो हमारा ए तो सही है लेकिन जो हमारा आर है वो गलत है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, जब भी ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उससे पहले आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग अपने मोबाइल के जो स्क्रीन है, जो वॉलपेपर है, उसमें आप लोग इंडिया का मैप अभी से लगा लीजिए। अब जब तक से आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, आप लोग तब तक से अपने फ़ोन से उसका वॉलपेपर को हटाइएगा मत। जिससे देखिए मान लीजिए कि जो इंडिया का जो मैप है, तो ये हमारा होता है
ईस्ट, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ। तो देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसमें पूछा है कि गुजरात, हमारा गुजरात कहाँ है, तो हमारा गुजरात इधर है, पश्चिम है। मान लीजिए कि हमारा गुजरात कहाँ है, हमारा गुजरात मान लीजिए कि यहाँ पे है, और गुजरात यहाँ है, लेकिन हमें कहाँ जानना है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश हमारा बिहार के आसपास है, इधर बिहार और यूपी के आसपास है। तो हम लोग ऐसे भी अपने मैप से इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले कौन सा पूछा है, पहले यूपी पूछा है, तो मान लीजिए कि बिहार यूपी इधर आसपास में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आप लोग इधर मान लीजिए कि ये है तमिलनाडु के आसपास। उसके बाद हमें यहाँ से कैसा डायरेक्शन बनाना होगा, पूछा है गुजरात के सापेक्ष। तो गुजरात के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, हम मान लीजिए कि यहाँ से जब प्लस का निशान जब यहाँ से लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम प्लस का निशान लगाए, चलिए यहाँ से हम प्लस का जब साइन करेंगे तो देखिए ये जो हमारा यूपी है ये पूरब में आ गया। जब यहाँ से हम साइन लगाए तो ये पूरब में आया, इसके बीच में आया ना उत्तर और पूरब, तो हम लोग इसको उत्तर पूरब कर देंगे, उत्तर पूर्व। और उसके बाद हमारा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इस रेखा के बीच में आ रहा है नीचे। तो ये कौन सा है, ये दक्षिण पूरब है, दक्षिण में गया, साउथ में और ईस्ट में गया। तो इस आधार पे हम इसको सही कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ट्रांजैक्शन समझा दूंगा, इस पर हमें दिक्कत हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व। आप लोग सबसे पहले मैप को देखिए, मैप को मोबाइल में लगा लीजिए और उसको देखना है आपको। अब आप लोग का सारा मैप याद हो जाएगा। और मैप से ये क्वेश्चन आपको फिक्स है, मैप से ये क्वेश्चन फिक्स है, आपको मैप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखिएगा। और मैप को सिर्फ देखना है, और आपको मैप में जो साउथ का जो है उसको देखना है, उत्तर का देख लेना है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, उसके बाद यूपी बिहार झारखंड, बस इतना देख लेना है, और गुजरात, बस इतना से ही आपको आएगा ही क्वेश्चन। तो आप लोग मैप को सबसे पहले लगा लीजिए, मैप ही आपका एक क्वेश्चन तो मैप से पक्का है आपके एग्ज़ाम में। आप लोग उसके बाद रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, और वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। रामा क्या कर रहे हैं, प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है, तो कौन सा ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा का कर रहा है, या मांसपेशीय ऊर्जा की, या ध्वनि ऊर्जा के। तो वो क्या कर रहा है, वो फिजिकल शारीरिक से, यानी वो अपने मांसपेशीय की ऊर्जा से खेल रहा है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, केवल प्रकाश होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों होता है, यांत्रिक एवं प्रकाश, या प्रकाश एवं ध्वनि। क्या जब हम ईंधन जलाते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है, साउंड निकलता है, तो नहीं, चौथा भी नहीं होगा। क्या उसमें से मैकेनिकल या प्रकाश निकलता है, नहीं, तो ये उसमें क्या होता है, हीट निकलता है, आग जलाने पे हीट निकलता है और प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, असम में खाए जाने वाले चावल, असम में खाए जाने वाले चावल क्या है, बोरा चावल है। इस बोरा चावल ये पूछता है, और ये बोरा चावल क्या है, ये खाने की एक चावल की एक किस्म है, यानी, और ये इसका मैं क्लास आप लोग को बना दिया हूँ, आप लोग ईवीएस में जाकर देख सकते हैं। और हम जो भी क्लास बनाए हैं आपके शिफ्ट के जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा, तो वो लोग देखिएगा आप लोग। उसको देखिए, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो बिहार में मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा महीना होता है वो कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है,
या फरवरी से अप्रैल या अप्रैल से जून या अगस्त से अक्टूबर। तो देखिए जो बिहार में जो मधुमक्खी उत्पादन करने का है वो अक्टूबर से दिसंबर। और देखिए उसके बाद है कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। और ये मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत ही लुभाते हैं। और ये उसके बाद ये है एक बोचहा गांव है मुजफ्फरपुर ज़िले का, और बोचहा गांव में लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी का खेती करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। और अक्टूबर से दिसंबर में वहाँ पे वो लोग खेती करते हैं। तो इसका भी मैं एक क्लास अब बना चुका हूँ इसका पहले ही। उसके बाद देखिए कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ, और यह ट्रेन 17:30 में यानी शाम के 5:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर को 5 बजे सुबह में नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। तो इस तरीके से हम इसको 1-2 क्वेश्चन रह गया है आप लोगों को, मैं उसके लिए मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। कौन से राज्य हैं जो समुद्र तट के बंगाल की खाड़ी पे हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो देखिए आंध्र प्रदेश बंगाल के खाड़ी पे हैं, उड़ीसा है या तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। तो देखिए जो इंडिया का जो मैप है तो बंगाल की खाड़ी किधर है और अरब सागर किधर है। तब जो भी हमारा इंडिया का जो मैप है, मान लीजिए इस पर तो लिखने में दिक्कत ही होता है, मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, मान लीजिए कि इंडिया का मैप हो गया, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो जो हमारे पूरब में इधर पूरब और दक्षिण के इधर के बीच में जो भी आएंगे राज्य, तो ये क्या हमारा कौन सा होगा, वो समुद्र तट की बंगाल की खाड़ी में। तो इधर देखिए आंध्र प्रदेश इधर है, उड़ीसा है, तमिलनाडु कहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है, केरल में है। तो जो इसका और इसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और कर्नाटक सबसे सटे हुए राज्यों को देखना है। एक और भी देख लेते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर होगा देखिए आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, तो 2 क्वेश्चन मैं इधर कर देता हूँ। चलिए देखिए एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है। वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, भरली वांगी का उदाहरण देते हैं। तो जो कि एक व्यंजन है, ये क्या है, एक डिश है यानी खाना है जो बना है। तो छोटे छोटे भरवा बैगन से बना है, कि सादा दाल का दम फुट यानी है, या ताज़ी पोम्फ्रेट मछलियाँ का मलाईदार व्यंजन है, या आलू फूलगोभी और टमाटर की करी है। तो देखिए ये जो है ये छोटे छोटे भरवा बैगन से बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बरली वांगी। यानी ये क्या होता है, जो छोटे से बैगन होता है उसको भरवा बनाकर उसको हम लोग बरली वांगी, यानी ये क्या है, ये महाराष्ट्र के एक विद्यालय में नियुक्त हुई है और भोजन के विषय में पढ़ा रही है कि भरवा बैगन कैसे बनता है। तो वो किसका होता है, तो वो बैगन से बनता है। तो देखिए इस तरीके से हमने कुल 60 क्वेश्चन कर लिए, और 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को सबसे पहले है कि आप लोग इंडिया का जो भी मैप है उसको अपने मोबाइल पे उसको स्क्रीन पे उसको सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद उसको आप लोग प्रतिदिन आप लोग को उसको देखना है। अब जब तक से आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा ये तो तय है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो आप लोग को तैयारी करना है, नोटिफिकेशन का छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन आता है कब आता है उसका टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अपने तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद हमने जो भी ये ईवीएस की क्लास की है इसमें से एक भी क्वेश्चन आप लोग को छोड़ना नहीं है। आप लोग कोई भी क्लास स्किप मत कीजिए, पूरा उस क्लास को आप लोग कंटिन्यू आप क्लास को देखते रहिए। और क्लास को जैसे ही कंटिन्यू देखिएगा, आपको एक क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कब आ जाए, और एक बार आप लोग सीटेट पास कर लेंगे, उसके बाद आप लोग के टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जो भी नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगी, TRE 4 है, अभी TRE 4 आने वाला है, TRE 4 हो सकता है कि
2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद आए, उसका तो अभी कोई फिक्स नहीं है। और इधर भी TRE-4 आने वाला है नहीं, 2-4 महीना के बाद ही उसको 2-4 महीना 5 महीना लग सकता है समय। तो आप लोग इस बार कम से कम सीटेट को निकालिए, क्योंकि सीटेट का जो लेवल है वो दिन पर दिन हाई लेवल उसका होता जा रहा है। और क्या पता उसमें नेगेटिव मार्किंग कब लगा दे। तो इससे अच्छा है कि ये जो भी क्लास हैं आप लोग देखते जाइए, और हमने इसके पहले CTP की क्लास बना चुके हैं, और आप लोग बस उतना CTP कर लेते हैं तो आपकी CTP पूरी हो जाएगी। उसके बाद EVS की भी हमारी क्लास हो चुकी है, उसके बाद EVS की हम प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं। उसके बाद मैथ का पेडागोजी आप लोगों को हम करा देंगे। आपका सीटेट का सारा सब्जेक्ट मात्र हमारे साइंस सीटेट क्लासेस से आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास कैसा है उसे कमेंट ज़रूर करें।